हेलो एवरीवन। इस आर्म्स डिजिटल चैनल पे आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, उसके मैग्निफिकेशन को डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उस पर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, जितनी भी की पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपनी क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाने में, और इसी तरीके से फिर आप उसको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे कर पाए वो भी आपको बेटर में समझ में आए। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो लेक्चर है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग तीन इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकेंड वन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड थर्ड वन is astronomical astronomical refracting telescope. Refracting telescope. There is also one telescope, reflecting telescope भी होता है, बट उसको भी एंड में हम डिस्कस करेंगे, नॉट इन वेरी डिटेल, बट उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के टॉपिक में। बट पहला क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए, आपने इंस्ट्रूमेंट पहले भी पढ़ रखा है, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपने 9th-10th में कहीं ना कहीं इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, सिर्फ पढ़ा ही होगा, समझना तो शायद ही पॉसिबल हो पाया होगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। इनकी वर्किंग को ऑब्वियसली हमने नहीं समझा है अच्छे से। वो जो गंदा सा एक डायग्राम सा आता है माइक्रोस्कोप का, जिसमें बहुत सारी लाइंस बनी होती है, टेलीस्कोप में बहुत सारे, वो बिल्कुल भी समझ से बाहर रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो रिपीट ना हो। आज हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट को, इनके वर्किंग को अच्छे से समझ पाए प्रॉपर वे में, कि कैसे ये इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, बट हम उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, मतलब इन तीनों को छोड़कर एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज हमारे पास रहता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बुलाते हैं ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट। तो हमें, अगर वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, ऑलवेज प्रेजेंट है, तो हमें इन सभी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे कि इन सब की जरूरत क्यों है, आपको ये समझ नहीं आएगा कि इनकी वर्किंग कैसे हो पा रही, मतलब कैसे हम सक्सेसफुली वो चीज अचीव कर पा रहे हैं जो ह्यूमन आई नहीं कर पा रही। तो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक डिस्कशन कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद understanding some basic things about human eye, or more accurately there is something called visual angle. So we'll start with this topic, visual angle. ठीक है, विजुअल एंगल के लिए हम समटाइम्स अल्फा बीटा ये सब सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, बट इट्स एन एंगल, यू कैन यूज एनी सिंबल फॉर दिस। एंड इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। द एंगल subtends by an object at the eyes is known as, or refer as, visual angle, is known as visual angle. ठीक है, और ये विजुअल एंगल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। जो हमारा आईज के रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जो इमेज फिर हमारा प्रोसेस होता है थ्रू ब्रेन,
वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है विजुअल एंगल पर। इसीलिए हमारे लाइक ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत लार्ज इन साइज़ होती हैं, फिर भी हमारे आईज़ जो है उसको अच्छे से उसकी इमेज नहीं बना पाते। तो विजुअल एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे समझ लो कि ये हमारी ह्यूमन आई है और ये ह्यूमन लेंस है, जो आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ह्यूमन आई लेंस या जस्ट आई लेंस लिख लेते हैं, वाई ह्यूमन, हम ऑलरेडी सब ह्यूमन है, हमें पता ही ऑलरेडी, ह्यूमन लिखने की जरूरत नहीं। तो आई लेंस, अब इस आई लेंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से एक पावर ऑफ अकोमोडेशन है, आपको उसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। इसके डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए, जो आपने ऑलरेडी 9th में भी पढ़ा होगा, बट ऑल्सो आप रिवाइज कर सकते हैं जी सिलेबस के लिए भी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लेना। वो सब तो है ही, बट उसके अलावा विजुअल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसके अराउंड रेटिना का भी फॉर्मेशन कर देता हूँ। तो ये हमारा आई बॉल हो गया, ठीक है, और बैक साइड में ये हमारा रेटिना हो गया, ठीक है। तो इस ये साइड रेटिना हो गया जिसपे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है, फिर वो इमेज की जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन प्रोसेस करता है आपके माइंड में। तो मान लो अब विजुअल एंगल क्या है, उसके लिए अगर मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब मान लो इस हमारे आंख के सामने एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, बॉटम मोस्ट पॉइंट बी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपके आईज पर कितना एंगल सबटेंड करता है, वो एंगल जो है वो विजुअल एंगल कहलाता है। अब वो एंगल बनाने के लिए डायग्राम में आपको क्या करना है, एक टॉप से लाइन सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ लेंस से ज्वाइन करना है, बॉटम से भी एक लाइन सेंटर ऑफ लाइन से ज्वाइन करना है। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल, द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस आई से ऑब्जेक्ट की लोकेशन यू है, ठीक है, जनरली यू हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए लेते हैं, और इसकी हाइट अगर एच है, ठीक है, इसकी हाइट अगर एच लिया जाए, तो हाइट एच अगर लेते हैं, इसकी जितनी भी हाइट एच है, तो ये विजुअल एंगल कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करें, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय यू, या आप अल्फा ही लिख लो क्योंकि अल्फा से रिप्रेजेंट करे। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, एच बाय यू, और यहाँ से आपको विजुअल एंगल मिल जाएगा। जनरली ये जो विजुअल एंगल होते हैं वो काफी स्मॉल होता है, लाइक 1 डिग्री, 1.2 डिग्री, या लेस देन 1 डिग्री, या 0.0 डिग्री, 0.1 डिग्री, इस तरह से काफी स्मॉल रेंज में हम डील करते हैं या बात करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो हमारा आईज लेंस है वो ऑलरेडी काफी स्मॉल है। तो इसकी वजह से अगर अल्फा इज स्मॉल, जो कि आप नोटिस करोगे अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रहेगा, इफ अल्फा इज स्मॉल, तो हम इसी विजुअल एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर फिर अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्टली एच बाई म्यू के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज विजुअल एंगल, ठीक है। और ये विजुअल एंगल जो है किसमें मेजर होगा, रेडियंस में। तो अगर हाइट मीटर्स में है, डिस्टेंस मीटर्स में है, तो ये रेडियन में आपका आ जाएगा विजुअल एंगल, ठीक है। अब ये विजुअल एंगल हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अगर इस लाइन को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, इस लाइन को, ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही थी, इस लाइन को पास करूं, तो आपको दिखेगा कि जो बी की इमेज है वो यहां कहीं बनेगी, और ए की इमेज यहां कहीं बनेगी। तो इसका मतलब कि आपका जो इमेज की साइज जो आपको रेटिना पर रिसीव होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए डैश बी डैश, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो साइज ऑफ इमेज है, आप देख सकते हो डायरेक्टली इस एंगल पे डिपेंडेंट है। अगर ये एंगल ज्यादा हुआ, इमेजिन करो ये एंगल ज्यादा हुआ, तो इमेज की साइज भी लार्जर बनेगी ऑन द रेटिना, और वो आपको ऑब्जेक्ट लार्जर दिखाई देगा। और जितना लार्जर है, पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि उतना वो क्लियर भी दिखाई दे, उतना शार्प दिखाई दे। और जितना ये एंगल छोटा है, आप एंगल रिड्यूस करके देखो, तो एंगल अगर रिड्यूस करोगे तो साइज उतना स्मॉल बनेगा, और वो इमेज उतनी ब्लरी होगी, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, उसमें उतना शार्पनेस नहीं होगी उस इमेज में। तो इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो आपको दिखाई दे रही है आपके थ्रू योर आईज,
वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कितना है। विजुअल एंगल ग्रेटर होना का मतलब लार्जर इमेज की साइज मिलेगी, विच मीन कि आपको ग्रेटर उसकी क्लैरिटी मिलेगी और शार्पनेस मिलेगा। स्मॉलर विजुअल एंगल मतलब कि आपको ब्लर इमेज होगा या अच्छे से नहीं दिखेगा। इसीलिए इसी फॉर द सेम रीजन, है ना। तो एक चीज तो समझ में आ गई, वो चीज नोटिस कर लेते कि हम विजुअल एंगल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो विजुअल एंगल हम कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइज ऑफ इमेज, है ना, साइज ऑफ इमेज ऑन रेटिना, हम लिख सकते हैं ऑन रेटिना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल के। ठीक है, तो विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ इमेज रेटिना पे उतना होगा और मोर क्लियर इमेज होगी। तो अगर विजुअल एंगल हायर है, तो विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा, दैट विल लीड टू साइज ऑफ इमेज उतना ज्यादा होगा, साइज ऑफ इमेज उतना ज्यादा होगा, और इसका मतलब वो इमेज उतनी ही क्लियर होगी, मोर क्लियर इमेज बनेगी। तो अगर आपको कोई इमेज क्लियर देखनी है तो ऑब्वियसली आप विजुअल एंगल ज्यादा रखना चाहोगे, जो भी ऑब्जेक्ट की विजुअल एंगल है। तो अगर हम देखें कि हाउ टू इंक्रीज आवर विजुअल एंगल, तो अगर विजुअल एंगल का भी फॉर्मूला देखोगे तो विजुअल एंगल का फॉर्मूला जो है अल्फा इक्वल टू एच बाय यू। अब विजुअल एंगल बढ़ाने के दो तरीके हैं। ठीक है, वेरी इजीली समझा जा सकते हैं इसको। पहला तरीका कि यू सेम रखा जाए, फर्स्ट मेथड कि यू सेम रखो, हाँ यू सेम रखा जाए, या ज्यादा कॉमन मेथड, चलो पहले वो बात कर लेते हैं कि एच सेम रखो, एच सेम रखा जाए, बट यू इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज कह रहा हूं सॉरी, डिक्रीज किया जाए, यू की वैल्यू डिक्रीज किया जाए। तो क्या आप फॉर्मूले से देख सकते हो, यू क्या होगा, डिक्रीज होगा तो अल्फा बढ़ेगा। एंड इसी चीज को हम बोलते थे, जब चीजें आपको क्लियर नहीं दिखती हैं, ऑब्जेक्ट दूर होता है तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होता, ऑब्जेक्ट को पास लाते हो, आप पास लेके आते हो, पास इसीलिए लाते हो ताकि आप विजुअल एंगल बढ़ा सको। ऑब्जेक्ट के साइज में तो कोई चेंज नहीं आया, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो कि पास हो, उसका साइज तो वही है, बट पास आने पे ज्यादा क्लियर क्यों दिखने लगा, क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ गया। डिस्टेंस कम होने से आपका विजुअल एंगल लार्जर हो, इसीलिए हम चीजों को पास लाकर देखते हैं जब हमें थोड़ा क्लियर देखना होता है, क्योंकि पास आने से साइज नहीं बढ़ता है, ऑब्वियसली साइज सेम रहते हैं। तो इसीलिए आपको एक कार जो बहुत दूर है, वो बहुत ही ब्लरी सा दिखाई देगा या अच्छे से नहीं दिख रहा, बट वही कार अगर नजदीक आ जाए तो आपको सेम साइज है कार का, बट वो आपको अब मोर क्लियर दिखता है। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया जो सबसे कॉमन, लाइक डे टू डे लाइफ में हम रोज ही ये चीज अचीव कर रहे हैं, ये चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दैट विल लीड टू मोर अल्फा। दूसरा तरीका जो उतना आई थिंक कॉमन नहीं है, दूसरा तरीका कि यूज सेम रखा जाए, यूज सेम रखा जाए, बट हाइट बढ़ा दिया जाए, हाइट इंक्रीजेस। अब ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि डे टू सॉरी ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बिल्डिंग हो गया, ये सब हो गया, ये इतना इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाता ना, इतना इजीली। ठीक है, तो यहाँ से विजुअल एंगल भी इंक्रीज हो सकता है, बट उसका साइज नहीं बढ़ा सकता ना, जनरली इसका साइज, हम किसी चीज का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, अगर कर पाते तो फिर और अच्छा होता है, फिर हम विजुअल एंगल बढ़ा पाते। तो इतना समझो, एक बार इसको पढ़ के देखो, ये चीज आपको समझ में आती है अच्छे से।
आई होप ये सब आपने लिख लिया हो। और फिर ये विजुअल एंगल बढ़ाने के दो तरीके हैं। हाइट सेम रख के आप डिस्टेंस कम कर सकते हो, जो कि कॉमन तरीका है, या डिस्टेंस सेम रख के हाइट बढ़ा सकते हो। दोनों केस में विजुअल एंगल बढ़ता है। दिस इज हाउ वी इंक्रीज विजुअल एंगल। बट प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट पार्ट, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है कि वी हैव समथिंग कॉल्ड नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई, एक हेल्दी आई का नियर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली होता है 25 सेंटीमीटर्स। देखिए ये चीज आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो ह्यूमन आई है उसका नियर पॉइंट कितना नजदीक आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, दैट इज 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली बिफोर योर आईज स्टार्ट पेनिंग। ठीक है, तो अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लोज रखोगे तो आपका जो इमेज होता है वो ब्लरी होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया, अगर आपको विजुअल एंगल बढ़ाना है तो आप क्या इंक्रीज करो, यू की वैल्यू डिक्रीज करो, पास में लेके आओ। बट दिक्कत है कि अगर अगर बहुत पास लेके आ गए आप ऐसे, तो फिर दिखना ही बंद हो जाएगा। विजुअल एंगल तो बड़ा हो रहा है बट वो दिखना ही बंद हो गया, क्योंकि वो आईज के सिलरी मसल्स के जो होती है, जो सिलरी मसल्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी से ही बाहर हो गया, उसको फोकस ही नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से देर इज ए लिमिटेशन कि आप कितना विजुअल एंगल कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम विजुअल एंगल, मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आईज, अनएडेड आईज के लिए विजुअल एंगल मैक्सिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम विजुअल एंगल अल्फा मैक्स, दैट इज इक्वल टू होगा हाइट एच डिवाइडेड बाय डी। इसको डी बोलते हैं बाय द वे। डी इज 25 सेंटीमीटर, ये जो है ये डी होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी। तो इससे ज्यादा विजुअल एंगल हम लोग नहीं कर सकते। ये भी लिख लो आप लोग सारा।
चलो, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल जो अनएडेड आई के लिए हो सकता है, अनएडेड आई का मतलब है जो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जो अभी तक हमने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस नहीं किया। तो इससे ज्यादा विजुअल एंगल नहीं हो सकता। इतना मैक्सिमम आप विजुअल एंगल कर सकते हो अगर किसी का साइज एच है और डिस्टेंस आप डी से ज्यादा क्लोज कर ही नहीं सकते उसको, नहीं तो आपके आईज में पेन लग जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल यू कैन अचीव। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसमें आ जाता है लिमिटेशंस में, कि इफ विजुअल एंगल लेस देन 1/60 डिग्री है अगर, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इट्स अप्रोक्स आइडिया, 1/60 से कम है, तो इमेज विल नॉट बी क्लियर, विल नॉट बी क्लियर, विल नॉट बी क्लियर। तो आपको मालूम कि ये विजुअल एंगल आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो आपने करने की कोशिश किया, पास लाकर देखने की कोशिश किया, बट उसके बाद भी अगर वो एंगल 1/60 डिग्री से क्या बोलते हैं ज्यादा नहीं हुआ, तो आपकी रेटिना पे जो इमेज का साइज है वो इतना स्मॉल होगा कि आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वो एकदम आपको कुछ नहीं दिखेगा और बहुत ही ब्लरी सा इमेज होगा। शायद आपको कुछ फील महसूस होगा कि कुछ है, बट आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे क्या है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आपके स्किन सेल है, वो बहुत छोटे छोटे हैं, आप उसको देखने की कोशिश करोगे तो आप मैक्स टू मैक्स 25 तक ला सकते हो, बट उनका साइज इतना छोटा है। आपने डी तो बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, डी तो आपने बढ़ा दिया, ठीक है, डी तो आपने इंक्रीज कर दिया, बट हाइट एक सेल की साइज इतनी ज्यादा छोटी है कि मैक्सिमम भी 1/60 से कम है, 1/60 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब कि आप नेकेड आई से या अनएडेड आई से नहीं देख सकते स्किन सेल्स को, एंड यू नो ऑलरेडी नहीं देख सकते, आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गैलेक्सीज का, स्टार्स की बात करते हो तो रात को अगर क्लियर स्काई में देखो, मतलब अगर क्लियर स्काई है फिर भी आपको नहीं दिखेंगे, गैलेक्सीज इतने बड़े बड़े साइज के हैं, बट वो इतनी ज्यादा दूर हैं तो उनका साइज बहुत बड़ा है, एच इज वेरी लार्ज, बट वो इतनी ज्यादा दूर है कि यू की वैल्यू ऑलमोस्ट लाइक बिलियन बिलियन किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये वैल्यू एकदम स्मॉल हो जाता है और 1/60 से नीचे चला जाता है। तो उसकी जो इमेज बनती है रेटिना पे वो इतनी ज्यादा स्मॉल है और फेंट है कि आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। और यही दो प्रॉब्लम्स है जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हम पढ़ने वाले हैं, ये विजुअल एंगल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ये जो मैक्सिमम अनएडेड आई का विजुअल एंगल है जो हम अपनी आई से अचीव कर सकते हैं, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, या तो एक लेंस या मल्टीपल लेंस जो भी लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप से शुरू करेंगे अपन। तो ए, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं समटाइम्स। मे भी आपने सुना होगा या कभी खरीदा होगा, यूज किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और ये आपको कहीं पे भी मार्केट में कहीं पे मिल जाएगा, वेरी कॉमन ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है इसको यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, टू व्यू स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अगर कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, जैसे न्यूज लेटर, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है डिफेक्ट की वजह से, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, तो उससे उनका विजुअल एंगल बढ़ जाता है। उस सिंगल लेटर जो है ना न्यूज़पेपर में लेटर है, उसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस होता है या एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, नथिंग एल्स। तो इट्स कन्वर्जिंग लेंस, इट्स यूजेस कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब इस कन्वर्जिंग लेंस के सामने हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो एक साइड हमारे आईज होता है, तो एक साइड हमारा ऑब्जर्वर है, तो यहां पर आईज मान लेते हैं। एंड यू कैन कंसिडर कि हम लोग ऑब्जर्वर की आईज जो है वो लेंस के वेरी क्लोज है, तो हम उनके बीच का गैप को वैसे भी कंसिडर नहीं कर रहे।
और यहाँ सामने दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो लेट्स प्लेस एन ऑब्जेक्ट राइट हियर, ए एंड बी। वी जस्ट मेक श्योर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वी जस्ट मेक श्योर कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके फोकस के बियॉन्ड है, ये जरूरी है। ठीक है, वरना जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए आप देखोगे जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, आप ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हो, आप वेरी क्लोज नहीं लेके आते, क्योंकि अगर वेरी क्लोज लाओगे ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट, एग्जैक्ट ऑपोजिट बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ फोकस के अंदर रखे जाते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, फोकस के अंदर। कि आपका मैग्नीफाइंग ग्लास दूर से काम नहीं करता। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर हो, बाहर की तरफ नहीं। इसीलिए आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, मेक श्योर कि देयर इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन। वो डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं काम करता है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, ऐसे दूर से ही हम नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। वो रीजन अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। तो अगर ऑब्जेक्ट समझो, ये रहा ऑब्जेक्ट, अगर हमने लेंस नहीं लगाया होता सामने, तो ये डायरेक्टली ये आइज पे एक एंगल सबटेंड करता है, और जो आइज की वैल्यू होती अल्फा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हमने निकाल ली। ठीक है, मैक्सिमम इतना अल्फा हम आइज से अचीव कर सकते हैं, और लेट्स से कि दिस इज नॉट इनफ, हमें नहीं दिख रहा है इससे क्लियर। हम क्या करते हैं, फिर हमारे आइज के सामने एक लेंस रख देते हैं। अब लेंस क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और एक इसकी इमेज बना देता है। और वो जो इमेज आएगी वो कैसे आएगी, तो हमें पता ही ऑलरेडी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस से सेम साइड बनती है, इरेक्ट बनती है, लार्जर इन साइज बनता है। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, एक रेफरेंस लाइन को मार्क करते हुए, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली लाइन जो है वो मैच करेगी इससे। तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी इमेज। तो मैं इमेज को पीछे की तरफ शो कर देता हूं, दिस इज योर इमेज, ए डैश बी डैश। और इस इमेज की हाइट h1, इसकी खुद की हाइट h थी, ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसकी इमेज की हाइट कितना हो गया h1। तो इस लेंस को क्या करता है, लेंस इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाता है, लार्जर इरेक्ट इमेज बनाता है सेम साइड में। अब हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट जो है ये बन जाता है, जो इमेज बनी वो बन जाता है। अब ये फायदा यही हो रहा है कि हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट अब ए बी नहीं रहा, क्योंकि बीच में लेंस आ गया। तो लेंस ने पहले इसकी इमेज बनाई, अब ये जो इमेज है ये एक्चुअली आपकी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट है। और डिपेंडिंग ऑन ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल आंखों पे सबटेंड कर रहा है, दैट इज योर फाइनल विजुअल एंगल आफ्टर यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये रहा हमारी आंखों का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम आंखों पे मिलाएं, ये मानते हुए कि गैप बहुत कम है, मतलब लेंस के जस्ट बाद ही आंख है, तो आंखों पे एंगल जो बनेगा, अब ये एंगल बनेगा, न्यू एंगल बन रहा है, सबटेंड कर रहा है, जिसको हम नाम देंगे बीटा। ठीक है, और ये बीटा डेफिनेटली हमारे इस वाले अल्फा से क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी फायदा है मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करने का, हमें प्रूव भी करेंगे कि ज्यादा है उससे। ठीक है, तो हम ये बीटा जो है ये लार्जर आता है आपके अल्फा के कंपैरिजन में। एंड दिस इज हाउ यूजिंग माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास वी गेट ग्रेटर विजुअल एंगल एंड वी गेट मोर क्लियर इमेजेस ऑन आवर रेटिना। और वे इजी हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में या बुक्स पढ़ने में, जिनको दिक्कत होती है तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितना मैग्नीफाई कर सकता है, अब ये बात आ जाती है कि हम कितना मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट। तो उसके कैलकुलेशन के लिए टू मेजर या टू कंपेयर कि कितना मैक्सिमम हम इसमें अचीव कर सकते हैं, ऑल्सो टू चेक कि किस पे ये डिपेंड करेगा, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, उसके लिए हम एक चीज कैलकुलेट करेंगे। दिस इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये नेक्स्ट टर्म अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, समटाइम दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग पावर, ऐसे कुछ कह सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर।
मैग्नीफाइंग पावर यू कैन ऑल्सो से। इसको मोस्टली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर, तो हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो इसको करते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन है इट्स अ रेशियो, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो। इस रेशियो में जो डिनोमिनेटर में और जो न्यूमरेटर में आता है वो समझते हैं। डिनोमिनेटर में अल्फा मैक्स आता है जो अनएडेड आई का था। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना मिल सकता है वो डिनोमिनेटर में। हम मैक्सिमम पॉसिबल ले रहे हैं ना कि हम बिना इंस्ट्रूमेंट के इतना तो अचीव कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ऊपर की तरफ जो आएगा वो अब वो वाला विजुअल एंगल आएगा जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद हमें मिल रहा है। तो जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो कौन सा विजुअल एंगल मिल रहा है, बीटा। और बिना इंस्ट्रूमेंट के कितना मैक्सिमम मिल पा रहा था, अल्फा। तो ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, और या कह लो एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन इसीलिए कह रहे हो ऑब्वियसली बिकॉज ये एंगल्स का रेशियो है। इसके अलावा आपने और भी मैग्निफिकेशन पढ़ा है, जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। उसमें हमेशा लेंथ का रेशियो होता है या डिस्टेंस का रेशियो होता है। यहाँ पर एंगल का रेशियो है। ये जो रेशियो है ये हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो वेरी इजी टू कैलकुलेट। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, मैं बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो टैन बीटा किसके बराबर होगा, टैन बीटा दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस लिख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस के लिए, ये इमेज की डिस्टेंस है लेंस के लिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों को फॉर्मूले को यूज किया जाए तो ट्राइंगल से आप देखोगे, आप चाहो तो इसको एच बाय यू भी लिख सकते हो, एच बाय यू लिख सकते हो, या इसको हम एच वन बाय वी भी लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं ना, दोनों ही बीटा के बराबर है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर बीटा स्मॉल है, जो जनरली होता है, बीटा इज स्मॉल, तो ये टैन बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एच बाय म्यू। मैं ये यूज नहीं कर रहा एच वन बाई वी से, हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे, बट बात सेम ही है, चाहे एच बाई यू यूज करो या एच वन बाई वी यूज करो। तभी मैं यूज कर रहा हूँ एच बाई यू। तो जो विजुअल एंगल मिल रहा है माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद वो एच बाई यू है। इसको अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू एच बाई यू डिवाइडेड बाय अल्फा मैक्स की वैल्यू। जस्ट लेट मी रिमाइंड यू, अल्फा मैक्स की वैल्यू कितनी है, एच बाई डी, कैपिटल डी। व्हाट इज डी, है ना, व्हाट इज दी, द मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। तो एच बाई डी, और यहां से देखो एक प्यारा सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन का, एच बाई यू। दिस इज द मैग्निफिकेशन एज अ फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। और आप यहां से क्लियरली देख सकते हो इस मैग्निफिकेशन का डिपेंडेंस दो चीजों पे है। एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो जनरली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। नहीं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा के भी हम मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द चीजों की हाइट हम नहीं चेंज कर सकते, तो यू जरूर चेंज कर सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को जितना क्लोज रखोगे, किसके क्लोज रखोगे, लेंस के, क्योंकि यू इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहां देखो यू इज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। इसको जितना क्लोज रखोगे उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी, जितना दूर रखोगे उतनी कम मैग्निफिकेशन मिलेगी। तो यहां से ये क्लियरली पॉइंट क्लियर होता है। दो पॉइंट यहां पे लिखेंगे। अगर यू कम रखते हो मतलब ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते हो, तो इससे क्या होगा, आपका मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट दूर रखते हो तो आपका मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। इसी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअली कि मिनिमम कितना अफोर्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम, विच इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ टॉपिक, कि कितना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अचीव कर सकता हूं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आते हैं। पहली कैटेगरी फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, जो कि आपको बुक्स में देखोगे ये हेडलाइन नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल इसकी हेडलाइन जो होती है, व्हेन, है ना, व्हेन फाइनल इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म्ड
एट इंफिनिटी, ये इसकी हेडिंग दिखेगी आपको। बट मैं ये बता रहा हूं कि इस केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन आते हैं। जब आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। तो कौन सी फाइनल इमेज की बात कर रहा हूं, दिस इज द फाइनल इमेज, ठीक है, दिस इज द फाइनल इमेज जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब ये फाइनल इमेज इन्फानाइट पे होती है तब उस केस में आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन आती है। समझते हैं क्यों? जैसे मैंने बोला, यू को जितना आप लार्ज रखोगे, जितना दूर रखोगे लेंस से, उतना मैग्निफिकेशन कम होगा। तो आप उसको दूर लेके जाओ, दूर जाते जाओ, आप फोकस पे पहुंचोगे। जब आप फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ये लेंस इस इमेज को कहां बनाएगा, इनफाइनाइट पे। वेरी लार्ज इमेज बनेगी बट इनफाइनाइट पे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है इसलिए मैग्निफिकेशन कम हो जा रही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने फोकस से और आगे ऑब्जेक्ट को बढ़ाया तो इसकी, अब जैसे फोकस के और बियॉन्ड एफ जाएगा, इसकी जो फाइनल इमेज है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, वो रियल इमेज बनने लग जाएगी और मैग्निफिकेशन का जो पर्पज है वही खत्म हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम जो ज्यादा दूर तक रख सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, वो फोकस है। फोकस से बियॉन्ड आप रख ही नहीं सकते। फोकस से बियॉन्ड रखोगे तो इमेज इधर आ जाएगी, आईज को दिखेगा ही नहीं, जो मेन पर्पस था हमारा इसको विजुअल एंगल बढ़ाने का, ठीक है। तो हम सेम साइड इमेज बनी रहे, इरेक्ट इमेज बने, सेम साइड बने, क्योंकि हम ऑब्वियसली इधर की तरफ इमेज बनेगी, वो एक पहली बात तो उल्टा इमेज बनता है, तो ऐसा थोड़ी कोई न्यूज पेपर पढ़ रहा है उसको उल्टा दिख रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। हमें सेम साइड इमेज को रखना है। तो उससे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रख सकते हैं, फोकस पे, उससे ज्यादा दूर नहीं। और जब फोकस पे आप रखोगे तो उस केस में इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर, और उस केस में बट मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मिनिमम। दैट इज वाई मैंने यहां पे लिखा है कि फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन आपका फाइनल इमेज कहां पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। इन दिस केस, इन दिस केस यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो जितना दूर रख सकते हैं, वो फोकस के बराबर हो जाती है। ऑब्जेक्ट जितना भी आपका कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकस के बराबर हो जाती है, विच मीन्स कि हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन, जिसको हम एम इंफिनिटी भी लिखते हैं, तो यहाँ इंफिनिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल इमेज को, कि फाइनल इमेज कहां बन रही है। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी। मैं कहीं तो कुछ, अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ डी आना था, मैं एच लिख दिया, सॉरी। डी तो फिक्स है आपकी वैल्यू, नियर है ना, नियर नियर पॉइंट है ये हमारा, नियर पॉइंट, ये तो फिक्स है, नियर पॉइंट तो फिक्स है। यू के हिसाब से हम लोग चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर, तो एम इंफिनिटी क्या आ जाएगा, डी बाय एफ, डी बाय एफ। तो दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन यू कैन गेट, डी बाय एफ। और देख सकते हो किस पर डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पर। तो आप जितना लोअर फोकल लेंथ का लेंथ लोगे उतना अच्छा मैग्निफिकेशन आएगा। तो ये मिनिमम वाला समझ में आ गया है। इस मिनिमम क्या, एक और बात है जो हम याद रखेंगे कि इस केस में जो इसको रिलैक्स स्टेट भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिलैक्स्ड स्टेट, रिलैक्स्ड स्टेट। वाई इट इज कॉल्ड रिलैक्स स्टेट, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि जितना ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के क्लोज आता जाता है, यू कैन फील इट, है ना, आप जब ट्राई करोगे तो आपकी आईज को पेन होने लग जाता है, जितना क्लोज करते जाओगे पेन होने लग जाता है, क्योंकि सिलरी मसल जो है वो टू मच प्रेशर डाल रही होती है आपके आई लेंस के ऊपर, ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाए। आप इस चीज के बारे में पढ़ सकते हो पावर ऑफ अकोमोडेशन में। तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना आपको कम पेन होता है, और आप बहुत ही बिना स्ट्रेन डाले, अपने आईज पे कोई भी स्ट्रेन डाले देख सकते हो, इसलिए आप दूर के ऑब्जेक्ट को लंबे टाइम तक देख सकते हो। बट कोई नजदीक ऑब्जेक्ट को 2 मिनट भी देखोगे आपके सर में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट देखो, फाइनल इमेज जो है लेंस बना रहा है वो कहां पर है, इंफिनिटी पे। और मैंने बताया ना हमारी आंखों के लिए यही ऑब्जेक्ट होता है जो लेंस बनाता है। तो अगर वो इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस दूर है तो हमारी आंखों के लिए तो वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो गया, एंड हमारी सिलरी मसल्स को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना पड़ता आई लेंस के ऊपर उसको फोकस करने के लिए। तो इन दैट केस हमारी आईज सबसे ज्यादा क्या होती है, रिलैक्स होती है। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कंडीशन, कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस के वेरी क्लोज रखते हो तो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर पाओगे बिना पेन के। बट इसमें दिक्कत क्या है कि मैग्निफिकेशन थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं,
मेरे को पेन से कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, तो फॉर नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, किधर गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो ये तब होता है व्हेन फाइनल इमेज फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। ठीक है, ऐसा क्यों है उसके लिए समझते हैं, वापस बैक टू दिस डायग्राम। तो जैसे मैंने बताया, जितना u की वैल्यू कम होगी उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी, क्योंकि ये d बाई यू है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो कई बार ऐसे लगता है कि अच्छा, अगर क्लोज लाने से मैग्निफिकेशन कम बढ़ने वाली है, तो एक काम करते हैं ना, इसको जीरो ही कर देते। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एकदम चिपका देते लेंस से, तो u जीरो हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट। समझ रहे हो, इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन मतलब एक छोटी ऑब्जेक्ट एकदम लार्ज आपको दिखाई देगी। तो बट वैसा हो नहीं पाता है, क्योंकि देर इज अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम है जो इस तरह से समझेंगे हम लोग। तो ये आपका कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, ये आपका देख सकते हो ऑब्जेक्ट है, और ये फोकस है राइट ना यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं फोकस को क्रॉस करता हूँ, देन यू गेट दिस इरेक्ट इमेज, जिसके लिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो और जैसे मैंने बताया कि अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकस से बाहर करोगे, तो ये इमेज ही इस साइड चली जाएगी। ठीक है, इस साइड चली जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए ना, तब मैग्निफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और नॉट टू मेंशन की इमेज उल्टा हो जाएगी, वो अलग बात है। तो हम लोग फोकस के अंदर रखते हैं मैक्सिमम, जो दूर रख सकते हैं। अब मिनिमम की बात करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि जितना मर्जी हम क्लोज रख सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता। देखो, ये दिख रहा है, ये फाइनल इमेज है, लार्ज इरेक्ट इमेज जो फॉर्म हो रही है। अब जितना मैं ऑब्जेक्ट को नियर ला रहा हूँ लेंस के, आप देखोगे ये भी उतना नियर आ रहा है, जो फाइनल इमेज है वो भी इतना नियर आ रहा है। तो जितना नियर ये आता जा रहा है, जितना नियर आता जा रहा है, देखो ये भी नियर आता जा रहा है। तो होगा क्या, एक पॉइंट आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, जहां पर ऐसा दिखेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब ऑब्जेक्ट लेंस से म्यू यू डिस्टेंस दूर होगा, तब आपकी फाइनल इमेज जो है वो डी पे बन जाएगी। डी मतलब नियर पॉइंट पे। और मैंने आपको बताया था हमारी कंडीशन क्या है, हमारी आइज तो यहां पर है। अब देखो, हमारी आइज के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, हमारी आइज के लिए ऑब्जेक्ट ये फाइनल इमेज। और जैसे मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डी से अंदर आ जाता है, तो फिर वो हमारे आइज की कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है ना। तो आइज की कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है, तो इसका मतलब कि ये फाइनल इमेज, अगर मैंने और इसको नजदीक किया, मैंने अगर यू को और कम किया, तो फाइनल इमेज और अंदर आ जाएगी, और वो डी के नियर पॉइंट के अंदर ही चली जाएगी। तो फिर वो दिखना ही बंद हो जाएगा। उसका विजुअल एंगल तो बढ़ गया, बट दिख ही नहीं रहा। तो फायदा क्या हुआ हमारे मैग्निफिकेशन अचीव करने का, जब हमारे दिख ही नहीं रहा, वो रेटिना पे फोकस ही नहीं हो रहा। तो जो मिनिमम आप अचीव कर सकते हो, जो मिनिमम आप अचीव कर सकते हो यू की वैल्यू, वो तब होगी जब आपकी वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी के। इन दिस केस आपका क्या होगा, सबसे मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन आएगा। इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके फिर आइज की कैपेबिलिटी से ही बाहर चला जाएगा। तो अगर हमें निकालना है कि यू मिनिमम कितना है, तो हमें लेंस फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा इस यू के लिए। तो वही हम सॉल्व करेंगे यहां पर। चलो, तो ये हम निकालते हैं मैक्सिमम कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा लेंस यहां पर था, ये रहा हमारा लेंस। ठीक है, ये बाकी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू कुछ यू मिनिमम है लेंस से। ठीक है, और हमारी फाइनल इमेज कहीं यहां बन रही है, और हमें पता है कि ये जो फाइनल इमेज है, इसकी लोकेशन जो है वो डी के बराबर है। ठीक है, और इससे मुझे सॉल्व करना है कि यू मिनिमम कितना आएगा। चलो कर लेते हैं इससे सॉल्व। तो फॉर मिरर यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय वी, दैट इज वन बाय वी, वी की वैल्यू कितना होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, माइनस डी, माइनस वन बाय यू, यू की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे, यू मिनिमम हमें सॉल्व करना है साइन के साथ। ठीक है, आप चाहो तो विदाउट साइन भी कर सकते हो, फाइनल आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। लेट्स से चलो, जो अननोन है उसको हम साइन के साथ नहीं रखते हैं। यू मिनिमम जो हमें सॉल्व करना है, इक्वल टू वन बाय एफ, कन्वर्जिंग लेंस के लिए एफ जो आता है वो पॉजिटिव आता है, तो यहां से यू मिनिमम कितना आ जाएगा,
तो 1/u minimum equal to minus 1/d1/f एंड दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो इससे यू मिनिमम की वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी प्लस एफ, माइनस डी प्लस एफ अपॉन डी एफ। तो रेसिप्रोकल करने के बाद डी एफ अपॉन डी प्लस एफ नेगेटिव में। और नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि यस जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में रखा हुआ है, ठीक है, वो नेगेटिव आना ही चाहिए था। अब इससे हम बता सकते हैं कि आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है, नाउ वी कैन से नाउ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जिसको एमडी भी बोलते हैं, तो डी रिप्रेजेंट द फाइनल इमेज लोकेशन जो कि डी के ऊपर है। तो कितना आ जाएगा, डी बाई यू, यू की जो वैल्यू है ना, यू की जो वैल्यू है कितना था, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। इसको मैनेज करेंगे तो डी से डी डिवाइड हो गया, नाउ वी गेट सिंप्लीफिकेशन डी प्लस एफ अपॉन एफ। और हमारा आंसर देखो एम डी कितना आ गया, 1+d/f। ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बट जैसे मैंने बताया इसमें दिक्कत क्या है, अब ये मैक्सिमम में प्रॉब्लम क्या है समझो, कि जब आपकी फाइनल इमेज डी पे बन रही है ना, तो आपकी आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है टू सिलरी मसल्स। तो अगर आपने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये माइक्रोस्कोप यूज किया इस कंडीशन में, तो आपके आईज में पेन बहुत ज्यादा होगा और आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको यूज करना है तो आप थोड़ा सा लेस मैग्निफिकेशन से काम चला लो, बट एटलीस्ट पेन नहीं होगा। बट आपको बस 1-2 मिनट के लिए कुछ करना है या तो और थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 1+ ही देख सकते हो। तो आ, अगर रिलैक्स स्टेट में मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स मिल रहा है, तो स्ट्रेन स्टेट में जहां पेन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे 6 मिलेगा, तो बहुत ज्यादा गेन नहीं है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो जनरली हम लोग इस स्टेट में यूज नहीं करते। तो यहाँ पर स्ट्रेन हम लिखेंगे इस कंडीशन में, स्ट्रेन ऑन आइज इज मैक्सिमम, आइज इज मैक्सिमम इन दिस केस, ठीक है। तो जनरली हम इस स्टेट को यूज नहीं करते हैं, बट मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। आई होप कि ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो। एक बार फिर से आप इसको अच्छे से, ये नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इस नोट को लिख सकते हो अगर कुछ रह जाता है लिखने को, अगर आप साथ में लिख रहे हो तो फोकस कीजिए समझने के ऊपर, जितना चीज आप समझ पाए। चलो आगे हम, तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट हो गया। रिलैक्स स्टेट के लिए d/f और स्ट्रेन स्टेट के लिए 1+d/f। और बहुत जरूरी है क्योंकि आगे मैं ये डेरिवेशंस नहीं करने वाला, क्योंकि एग्जैक्ट यही प्रोसेस अब आगे रिपीट होता रहेगा। जैसे ये बहुत जरूरी है कि कैसे हमने निकाला यू मिनिमम की वैल्यू, यू मिनिमम की वैल्यू जब फाइनल इमेज जो होगी किस पे होगी, डिस्टिंक्ट नियर पॉइंट पर होगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। चलो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अब इससे जो मैग्निफिकेशन आ रहा है, इवन मैक्सिमम वाला भी आ रहा है, ये 10 से 20 की ज्यादा नहीं होता है, मतलब ये 10 से 20 के बीच में ही रहता है। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का शायद मैक्सिमम 10 से 12, और शायद कोई तो होगा, कोई किसी ने बनाया होगा 20 तक चले जाए मानने से, तो बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं मिलता। 10 से 12 तक मिल सकता है, बट प्रॉब्लम है कि अगर आपको स्किन सेल देखना है तो 10 से 12 की मैग्निफिकेशन इनफ ही नहीं है, क्योंकि इवन इफ 10 टाइम्स मैग्निफाइड होने के बाद भी आपके सेल अभी भी बहुत छोटे हैं। 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया फिर भी बहुत स्मॉल है। तो इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप से अभी भी आप क्या कहते हैं सेल नहीं देख सकते, या बहुत स्मॉल चीजें नहीं देख सकते। तो हमें और एक और इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जिसका मैग्निफिकेशन 10-12 ना हो, 100, 200, 300, 500 तक हो। उसी के हेल्प से हम फिर क्या देख पाएंगे, छोटे छोटे सेल्स, वायरसेस, इन सबको, बैक्टीरिया इनको देख पाएंगे, क्योंकि दिस इज नॉट इनफ टू सी बैक्टीरियाज और सेल्स, ह्यूमन स्किन सेल जो होते हैं। तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बहुत लेस है एंड नॉट इनफ है टू गो डीपर इनटू लाइक ह्यूमन सेल देखना हो, प्लांट सेल देखना हो, बैक्टीरिया देखना हो, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहते हैं, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी हैव टू लेंसेज। एक से भले दो, तो एक लेंस यूज ना करके हम दो लेंस यूज करते हैं और दोनों को इस तरह से कोएक्सियली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो लेंस यूज किया जाता है लाइक दिस। अपर्चर जो होता है फ्रंट वाले का थोड़ा स्मॉलर होता है, जो आईज पे होता है पीछे वाले का वो लार्जर होता है। जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बुलाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस आपने 9th-10th में भी सुना होगा, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। और जहां पे हमारी आईज प्रेजेंट होती है, जहां पे हमने आंख लगाकर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये हमारी यहाँ पर ऑब्जर्वर की आईज यहाँ पर होती है, इसको आई पीस बोला जाता है। आई पीस बोला जाता है इस तरह से, ठीक है। और दो लेंसेस हैं तो इसका फोकल लेंथ एफ ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फोकल लेंथ एफ ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इन दोनों लेंसेस को यूज करके हम 100-200 टाइम्स तक मैग्निफिकेशन अचीव करते हैं, विच इज सफिशिएंट इनफ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल सेल्स और बैक्टीरियाज और वायरसेस, उन सबको समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो कुछ पहले तो नोटेशन मार्क कर देते हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि फोकल लेंथ एफ ओ की यहां से यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस की। ऐसी कहीं ना कहीं तो आईपीस की भी होगी, तो आईपीस की भी मैं यही मार्क कर देता हूं। तो उस साइड की मार्क करने की जरूरत नहीं। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। वैसे ही दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर आईपीस और सेकेंड होगा उस साइड, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड वी मेक श्योर कि इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से बाहर होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है फोकस से बाहर होना चाहिए। ये एक वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वेरी छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ए एंड बी, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने आपको सिमुलेशन में देखा, अगर वो फोकस से बाहर होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर हुआ तो मतलब ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी स्मॉल हो, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन इस तरह से छोटा सा ऑब्जेक्ट है, फोकस से जस्ट बाहर रखा है, तो अगर ये एफ और 2F के बीच में है, तो आपको पता है कि इसकी एक लार्जर इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये लार्जर इमेज बनेगी इसकी, तो यही इमेज अचीव कर रहे हैं। अगर आप फोकस से अंदर ले जाओगे तो फिर इमेज इधर चला जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपकी इमेज इस साइड बने, रियल इमेज बट इन्वर्टेड। तो इसके लिए यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट है फोकस से बाहर है, तो यू नो कि आफ्टर फोकस कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, यहां कहीं पे इमेज बना देते हैं ऐसे, और थोड़ी सी लार्जर बनेगी, तो इसलिए साइज में थोड़ा सा इनको इंक्रीज कर दी, ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज आई फर्स्ट लेंस से, ये अब आई पीस वाले लेंस के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। अब आई पीस वाला ऑब्जेक्ट जो है, इसको ऑब्जेक्ट मान के एक और इमेज बनाएगा जिसको हम बोलेंगे फाइनल इमेज, और वही इमेज हमारे ऑब्जर्वर को विजिबल होगा, जैसे हमने बताया। हमें ये श्योर करना पड़ता है, हम दोनों के ये जो गैप है लेंसेज के बीच में, गैप इस तरीके से रखते हैं कि ये जो इमेज आई है वो इसके फोकस के अंदर है। और अंदर क्यों आए, वो सारा रीजन ये है, क्योंकि जो आई पीस लेंस है वो एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है जैसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। तो हम आई पीस के अंदर क्यों रखते हैं, ताकि इसकी एक लार्जर और इमेज बन पाए सेम साइड में, जिससे हमें ग्रेटर विजुअल एंगल रिसीव होता है। तो जो आई पीस का काम है ना, वो एग्जैक्टली वही होगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी मेक श्योर कि ये जो लेंसेज के बीच में गैप है वो इस तरीके से है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, पहली इमेज जो है वो फोकस के बाद बने। और जैसे फोकस के बाद बनेगा, आपको पता ही है क्या होगा, ये इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और इसकी एक लार्ज इमेज बनाएगा सेम साइड पे, ठीक है। सेम साइड पर कहीं तो बनाएगा, मैं इसे मार्क कर देता हूं, यहां पर मान लो बना रहा है सेम साइड पर। और ये आपकी फाइनल इमेज है, ए डबल डैश
बी डबल डैश कहीं तो होगा, आई एम लाइक नॉट सेइंग कि फोकस से पहले होगा, बस कहीं तो होगा। अब ये जो फाइनल इमेज आई है, ये आपकी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट है, तो आपकी आंखों को ना ये दिखता है, ना ये दिखता है, ये दिखता है फाइनल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हारी आंखों के लिए है, ये आपके आईज पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी को हम विजुअल एंगल बुलाते हैं, एंड दैट इज बीटा। और इसी को हम कंपेयर करेंगे अल्फा मैक्स के साथ कि ये कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इसके एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज बनाता है, और फिर ये आई पीस लेंस उस लार्ज इमेज को लेकर मैग्नीफाई कर देता है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है। ठीक है, इस मेथड से हम 200 तक भी 200 टाइम्स तक मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हैं। तो हमें इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आ गया हो। कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देर इज टू डेफिनेशन। एक तो लेंस जो है, इनके बीच में गैप कितना होता है, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड लेंस सेपरेशन। ठीक है, और जो ये फोकल लेंथ के बीच में गैप है, इसको मैं एल नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज नोन एज ट्यूब लेंथ। तो ये दो चीजें क्लियर हो तो एल को बोला जाता है लेंस सेपरेशन, और एल नॉट को बोला जाता है ट्यूब लेंथ। आई नो ये सुन के लगता नहीं कि ट्यूब लेंथ इसको बोल सकते हैं, बट डेफिनेशन ऐसे ही बनाया गया। ये जो लेंथ है ना, वो ऑप्टिकल लेंथ के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ना कि एक्चुअल ट्यूब लेंथ के केस में, है ना। तो एक्चुअल ट्यूब लेंथ जो होता है वो एल नॉट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल नॉट की जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो ट्यूब लेंथ कहलाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की यूओ, और इमेज की जो डिस्टेंस है जो यहां बन रही है, तुम्हें दिख रहा होगा ये वाली, ये वीओ है ना, वीओ बनेगा इस तरह से। और ये वाली चीज क्या होगी, ये होगी आपकी आई पीस की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इसको ई से रिप्रेजेंट किया। बाकी वीई लिखना चाहो लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो वीई है, आप लिखना चाहो लिख, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारा डेटा है, यही डायग्राम 9th-10th में रहता है, जो आप मतलब बड़ा सा रहता है, आप ऐसे इग्नोर मार देते हो कि गंदा सा क्या डायग्राम है, बट अच्छे से समझा जा सकता है कैसे वर्किंग कर रहे हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। तो हमें ये बीटा निकालना होगा और बीटा सॉल्व करना होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच मान लेते हैं, हाइट ऑफ दिस फर्स्ट इमेज h1 मान लेते हैं, और फाइनल इमेज को h2 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, और ये भी आपका इमेज है, तो इसको तो फाइनल इमेज बोलते हैं, है ना, इसको फाइनल इमेज बोला जाता है, फाइनल इमेज। बट इस वाले को फिर क्या बोलेंगे, इमेज ही नाम है, बट इसको नाम देते हैं इंटरमीडिएट इमेज। तो अगर कभी आपको पूछा जाता है ना कोई सवाल, इंटरमीडिएट इमेज कैसी होती है, रियल की वर्चुअल, ऐसा कुछ, तो इंटरमीडिएट इमेज आपको दिख रहा है रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। बट आपका जो फाइनल इमेज है वो वर्चुअल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो इन दोनों में ध्यान रखिए। चलो अब इसके बीटा को सॉल्व करते हैं। फॉर मैग्नीफाइंग पावर हमें विजुअल एंगल निकालना पड़ेगा। तो आप देखोगे टैन बीटा, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो क्या मिलेगा, टैन बीटा। तो टैन बीटा कितना दिख रहा है, एच बाई यू ई। चाहो तो आप एच टू बाई वी भी लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, एच बाई यू ई से काम चल जाएगा। हमारा बीटा का जो वैल्यू है टैन बीटा, दैट इज एच वन बाई यू ई। और इसी को मैंने बताया स्मॉल एंगल के लिए बीटा के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, एच वन बाय यू ई। तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, एम, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, बीटा बाय अल्फा मैक्स। तो बीटा रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद विजुअल एंगल कितना रिसीव हो रहा है, अल्फा रिप्रेजेंट करता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट अनएडेड आइज के लिए कितना रिसीव होता है। तो ये आ गया एच वन बाय यू ई, और ये होता है एच बाय डी। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो, ये आ जाएगा
H1 बाय यू ई और ऊपर D बाय H। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब बताओ H1 बाय H रेशियो क्या आएगा। ठीक है, H1 और H को मैंने एक साथ रेशियो ले लिया, तो आपको दिखेगा H1 तो इमेज की हाइट है और H क्या ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो H1 बाय H जो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज H1 है ना, आईपीस लेंस के लिए तो इमेज H2 है। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका मतलब कि मैं इस H1 बाय H को रिप्लेस कर सकता हूं, इफ यू रिमेंबर, माइनस V नॉट बाय U नॉट से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन U बाय V बाय U के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आ गया। तो इसलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, तो मैग्निफिकेशन इसका मतलब किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ VO अपॉन UO D बाय F, सॉरी, UE, एंड दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसके साथ हमें एक और पूछा जाता है, लेंस सेपरेशन बताओ कितने हैं। तो लेंस सेपरेशन देखते हैं। तो लेंस सेपरेशन देखेंगे कितना आएगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो VO है और उससे आगे की डिस्टेंस यहां तक UE है। तो दोनों का समीशन लेंस सेपरेशन हो गया। तो लेंस सेपरेशन की वैल्यू कितना आ गया, VO प्लस UE। ये आपका आ गया लेंस सेपरेशन, नॉट ट्यूब लेंथ, लेंस सेपरेशन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? और इसी में अब हम वेरिएशंस करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे जैसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, चाहो तो आप इसको इलाबोरेट करके ये भी लिख सकते हो। व्हाट डज माइनस साइन इंडिकेट, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड आएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड आएगी, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हियर। मैंने बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में वो प्रॉब्लम था कि उल्टी इमेज नहीं चाहिए ना, क्योंकि अखबार पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं और उल्टा बन रहा है तो कोई सेंस नहीं। बट यहाँ पर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं सेल, बैक्टीरिया जैसी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। और एक सेल कैसा दिखता है, ये रहा सेल। ठीक है, ये ऐसा सेल है। अब ये सेल की उल्टी इमेज भी सेल ही दिखेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टी इमेज बनने से, इन्वर्टेड इमेज बनने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहो तो मॉड ले सकते हो। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला VO बाई UO D बाई UE पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस मैग्निफिकेशन को मैं वेरी कर सकता हूं। अगर मैं UE को वेरी करूं, UE अगर UE की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो मैग्निफिकेशन कम होगा, इसको अगर कम करता हूं तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। तो UE का वेरिएशन मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, एग्जैक्ट वही होगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप का था यहाँ पर, क्योंकि आपका जो आई पीस लेंस है वो एग्जैक्ट वैसे ही काम करने वाला है जैसे ये सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो आपको बताया था U की वैल्यू आप F से ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते, नहीं तो उल्टी उधर इमेज चली जाएगी, वो नहीं चाहिए। और मिनिमम तो मैंने बताया था U की मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हो आप, F के बराबर, उस केस में सबसे मिनिमम आएगा। और U की मिनिमम वैल्यू जो आप ले सकते हो वो इतना है, जिस केस में मैक्सिमम आएगा। तो यही चीज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ भी करेंगे। तो हम अगला लिखेंगे .1, when final image है ना, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसको हम रिलैक्स स्टेट भी बोलते हैं। तो इस केस में स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन ऑन आईज इज मिनिमम, सबसे कम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस केस में U की वैल्यू जो मैक्सिमम आप रख सकते हो वो आप फोकल लेंथ के बराबर रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बट किसका फोकल लेंथ, आई पीस का ना, तो FE लिखना पड़ेगा। और इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा जिसको M इंफिनिटी बोलते हैं, विच इज मिनिमम वैल्यू,
ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बाय यू नॉट डी बाय एफ ई, और आपका एल इंफिनिटी विच इज लेंथ सेपरेशन हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई। ये दो और फॉर्मूला आगे रिलैक्स स्टेट को, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, यहां लिख लेते हैं नॉर्मल। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी भी बनती है ना, तो इसको हम समटाइम्स नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। और इस केस में अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ काम कर रहे हो तो आप इसी एडजस्टमेंट में ही वर्क करते हो, तो इसमें मैग्निफिकेशन थोड़ी कम आती है, लेकिन नॉट टू वरी, आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करोगे तो आपको पेन नहीं होगा। बट आपको अगर और मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो हम सेकेंड केस पे चल सकते हैं, बी पॉइंट पर। सेकेंड केस में व्हेन फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, नियर पॉइंट पे डी पर। तो इस केस में आपको पता है स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, स्ट्रेन ऑन आइज इज मैक्सिमम, जनरली ये प्रेफर नहीं किया जाता, इज मैक्सिमम, जैसे पता है जनरली ये प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। और इस केस में u की मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम कितना होगा वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, दैट इज डी एफ ई आएगा, क्योंकि हम आई पीस लेंथ के लिए सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय डी प्लस एफ ई, ठीक है। ये कैसे आया उसके लिए थोड़ा वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो वहां पर कैसे आया। और इस केस में फिर एम डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो इसमें माइनस वी ओ बाई यू, वे तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर डी से डी कैंसिल हो गया, वन प्लस एफ बाई डी बाई एफ ई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और एल इनफाइनाइट सॉरी एल डी जो होगा वो वी नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई आएगा। तो इस केस में जो लेंथ सेपरेशन होगा वो इसके बराबर होगा। इस पूरे फॉर्मूले में आप नोटिस कर सकते हो कि ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे आप देखो ये जो स्टार्टिंग वाला ये वाला पॉइंट है, ये जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये जो रेशियो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। अब ध्यान से देखो डी बाई यू ई क्या है, डी बाई यू ई टर्म फिर से दिखाता हूं, इफ अगर आप डी बाई यू ई टर्म, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होता है, डी बाई यू। और जैसे हमने बताया जो आईपीस लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये डी बाई यू आया है वो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, किसका, आईपीस का। तो एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बहुत इजीली आप इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। बस इसमें एक और वेरिएशन है जो हम एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको नोट में करके लिखेंगे, नोट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें फाइनल इमेज कहां पे बनती है, इंफिनिटी पर, एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर मैं पूछूं कि वी ओ किसके बराबर है, ठीक है। तो चलो वापस से डायग्राम पे आते हैं फिर समझते हैं वी ओ। तो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसे मैंने बताया, इस इमेज को, ये जो इंटरमीडिएट इमेज है जो कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, इसको एज फार एज दूर रखते हैं, जितना दूर हो सके। और कितना दूर रखते हैं, फोकस से, फोकस से ज्यादा दूर नहीं रख सकते। फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट ये इमेज फोकस पे बनती है, एफ ई पे बनती है, जिससे आपकी ये जो फाइनल इमेज है कहां पर आती है, इन्फिनिटी पे, ताकि आपकी आईज पे स्ट्रेन ना पड़े। तो आप देखो वी ओ की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ओ, यहां से लेके यहां तक तो एफ ओ है, और यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो एल नॉट है। तो इसका मतलब कि वी ओ की वैल्यू जो है
वो कितना हो जाएगा, दोनों का समीशन लिख सकते हैं ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट तो ये लिख सकते हैं, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। तो आई यूज दिस इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, वी ओ की वैल्यू इक्वल होती है एल प्लस सॉरी एफ ओ प्लस एल नॉट, ये होती है। अब जनरली एल नॉट जो होता है वो एक्चुअली काफी ज्यादा वैल्यू होता है इन कंपैरिजन टू एफ ओ, ठीक है। एल नॉट जो होता है मैं बताता हूँ, लाइक कुछ अगर डेटा लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली लाइक ये 160 mm 160 mm के आसपास, और जहां पर एफ ओ की वैल्यू है वो कुछ 0.5 mm या 5 mm, ऐसा कुछ, मैं मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ, आप बुक्स में चेक कर सकते हो। बट कुछ थोड़ा लार्ज वैल्यू होता है, जो एल नॉट की वैल्यू काफी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू एफ ओ, इसलिए अप्रोक्सीमेटली कि सिंस एल नॉट इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एफ ओ, वी ओ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाती है, एल नॉट की। तो चेंज कर सकते हो। ऑल्सो ये पॉइंट तो हो ही गया, ऑल्सो जो वी ओ है, इफ ऑल्सो इफ object is object is placed close to focus, तो मैं आपको फिर से डायग्राम में दिखाता हूँ। ये वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो पहला ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ ही होना चाहिए, नहीं तो उसकी रियल इमेज उधर नहीं बनेगी, वो फिर इमेज इधर चली जाएगी और यूज नहीं हो पाएगा। तो इसको हम एफ ओ के इधर नहीं रख सकते, बट एफ ओ तक हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जनरली हम लोग जब इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूज करते हैं, एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है वो काफी क्लोज रखते हैं फोकस के, तो उससे इस एफ यू नॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एफ ओ के बराबर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम काफी क्लोज रखते हैं किसके, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको काफी क्लोज रखते हैं फोकस के बियॉन्ड ही रखते हैं, बट क्लोज रखते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक और अप्रोक्सीमेशन अगर हम यूज करें जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो जनरली नॉर्मल एडजस्टमेंट में यू ओ की वैल्यू, सॉरी, यू ओ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाती है, एफ ओ। ये दो और चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट बेस्ड डेटाज है ये। जैसे एल नॉट की वैल्यू लार्ज होती है, अब वो लॉजिकल नहीं है, फैक्ट बेस्ड है, कैसा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो अब थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, वी ओ, तो वी ओ की जगह कितना आ गया, एल नॉट, और नीचे था यू ओ जिसकी वजह आ गया एफ नॉट, ठीक है, इंटू डी बाय एफ ई, ये जो आपका एम इन्फिनिटी वाला था, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और एल इन्फिनिटी में आप क्या यूज करोगे, वीओ की जगह एल नॉट आ गया, प्लस यहाँ पर क्या था, यू ई की वैल्यू एफ ई, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कॉमनली मेंस के लिए, नीट के लिए आप ये फॉर्मूला ही प्रेफर करो, जो अप्रोक्सीमेशन के बाद हम आता है फॉर्मूला। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एज वेल एज फोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। ये एक कंसेप्चुअल स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थर्ड, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल क्यों लिख रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टेलीस्कोप जिनको एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स, सो एंड सो स्टफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेलीस्कोप जो अर्थ पे यूज करते हैं दूर देखने के लिए, जैसे सेलर यूज कर रहे हैं और कुछ यूज कर रहे हैं, उसको अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल, अब मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्यों है, मतलब दोनों को हम सिर्फ सिंपल टेलीस्कोप की तरह क्यों नहीं पढ़ सकते, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, उसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पर्पज क्या था, एक बहुत ही छोटा सेल था, बट वो नियर है, हमारे हमारे पास में है, बट बहुत छोटा है, तो उसको बड़ा करना पर्पज था, ताकि हमारा विजुअल एंगल हमें बड़ा मिल सके।
बट टेलीस्कोप में जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑलरेडी लार्ज है। गैलेक्सी, प्लैनेट, स्टार्स, ये ऑलरेडी लार्ज है। तो हमारा अब पर्पज उनको लार्ज करना नहीं, वो ऑलरेडी लार्ज है। अब हमारा पर्पज उनको क्लोजर फील करवाना है। तो हम अब विजुअल एंगल बढ़ाते हैं क्लोज फील करवा के। तो टेलीस्कोप जो होता है उसका मेन पर्पज लार्ज करना नहीं होता, क्लोज लाना होता है। तो अगर किसी टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन 20 है तो इसका मतलब ये है कि टेलीस्कोप उसको 20 टाइम्स बड़ा नहीं कर रहा, उसको 20 टाइम्स क्लोजर लेके आ रहा है। और माइक्रोस्कोप में बड़ा कर रहा है क्योंकि क्लोज तो ऑलरेडी है माइक्रोस्कोप में। तो टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? अ, इसमें भी दो लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। बट इसमें जो आई पीस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लार्जर अपर्चर का होता है। ये रेजोल्यूशन की वजह से है, उसका रीजन मैग्निफिकेशन में नहीं है, बट ये रेजोल्यूशन के लिए है। रेजोल्यूशन अच्छा मिलता है अगर हम लार्जर अपर्चर ले, और मोर लाइट कलेक्ट भी कर पाता है जिससे शार्पनेस भी अच्छी आती है। बट फ्रंट वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो क्या होता है आपका, लार्जर अपर्चर का होता है। बैक जो पीछे वाला आई पीस है वो काफी स्मॉल अपर्चर का होता है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोकल लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट अपर्चर, ठीक है। तो अपर्चर बड़ा होता है, ओके। अब इसको कैसे वर्क करते हैं? अब दिक्कत इसमें ये है कि ये टेलीस्कोप जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आसपास रख ही नहीं सकते जैसे माइक्रोस्कोप के लिए रखा था। उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही दूर है। और कोई भी चीज अगर बहुत दूर होती है तो आपने पढ़ा होगा उससे जो रेज आती है वो क्या आती है, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो आप पैरेलल रेज कंसिडर कर सकते हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ इस तरह की रेज आएंगी गैलेक्सी से, स्टार से जो भी रेज आ रही है। तो मैं दो रेज ड्रॉ कर रहा हूं, बट यू नो कि देर आर लॉट ऑफ रेज, और लेट्स से कि अल्फा एंगल पे आ रहा है, ठीक है। अब सोचो अगर तुम नेकेड आई से देखोगे, अनएडेड आई से देखोगे, तो आपकी जो लाइट आंखों पे एंगल बनाएगा वो जो भी स्टार गैलेक्सी है वो यही तो एंगल होगा। जो ये एंगल राइट नाउ अभी लेंस पे बना रहा है वही तो हमारी नेकेड आई पे बनाता है या अनएडेड आई पे बनाता है। तो अब हमारा कंपैरिजन इस एंगल से होगा कि इस एंगल को हम कितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे आईज में ये जो एंगल बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम उस गैलेक्सी को देख भी नहीं पा रहे या प्लैनेट्स को देख भी नहीं पा रहे। अगर प्लैनेट दिख भी रहा है तो ब्लरी दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं इसको, अब इसकी इमेज आपको पता है अगर ये पैरेलल लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट, तो आपको पता है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन के ऊपर, फोकस पे नहीं फोकल प्लेन के ऊपर। तो मैं मार्क कर देता हूँ। तो जैसे ये इसका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया फोकस ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो वो एग्जैक्टली इसी फोकस, थोड़ा और दूर ले लेते हैं फोकस, है ना, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो इमेज है यहाँ कहीं बनेगी, आपको पता है लाइट मीट करेगी यहाँ पर, इस तरह से फॉर्मेशन होगा, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट इंटरमीडिएट इमेज, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है ना, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट इमेज आ गया जो कि इन्वर्टेड होगा इस तरह से, ठीक है। और ये एंगल भी अल्फा है, ऑब्वियसली यही एंगल से हमारा कंपैरिजन भी होने वाला है। अब ये क्या होगा, इस इमेज को अब मुझे इससे मैग्नीफाई करना है। तो जैसे मैंने बताया था आई पीस का काम या आई पीस का वर्किंग जो होता है वो एग्जैक्ट उसी तरह से होता है जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास का था। तो हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो इमेज आई है वो इसके फोकस के अंदर है, तभी वो मैग्नीफाई कर पाएगा सेम साइड में। तो इसलिए हमारा जो ये फोकस होता है ये यहां पर होगा, जो एफ ई जो है वो फोकस एफ ओ के, ये ओ है, एफ ओ के लेफ्ट में होगा। क्योंकि हमें पता है कि हर बार जब भी लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी इमेज फोकस पे ही बनेगी, एफ ओ पे ही बनेगी। तो हमें एफ ई को इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, वही जैसे मैंने बताया ट्यूब लेंथ को मेंटेन करके, ट्यूब लेंथ को, सॉरी लेंथ सेपरेशन को मेंटेन करके ये लेंथ हम ऐसे रखते हैं ताकि ये जो एफ ई है वो लेफ्ट साइड है। इससे क्या होता है, अब इसकी इमेज ये बनाएगा तो इसकी इमेज ये बनाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। इसको एक लार्ज इमेज बनाएगा यहाँ पर कहीं पर, तो फाइनल इमेज जो बनेगी
फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनेगी जो आपके आंखों को दिख रही होगी। तो ये फाइनल इमेज ए डैश बी डैश है, दिस इज द फाइनल इमेज जो आपको आईज को दिखेगा। और ये इमेज आपकी आंखों पे कितना एंगल बना रही है, बीटा। ठीक है, तो फाइनल विजुअल एंगल जो आपको आईज को रिसीव हो रहा है वो बीटा है। हमें इस बीटा को इस अल्फा से कंपेयर करना है, क्योंकि अल्फा जो है वो अनएडेड आई के लिए और बीटा जो है वो टेलीस्कोप यूज करने के बाद है। और इन दोनों का रेशियो जो है वो मैग्निफिकेशन कहलाएगी। वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ हम मार्किंग्स कर देते हैं, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ये यू ई कहलाएगा, बट यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये तो फोकल लेंथ के बराबर ही है, एफ ओ ही होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ चीजें जो क्लियर है, विच इज अल्फा की वैल्यू या टैन अल्फा की वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट अल्फा लिख रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू देखो, ये अगर हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज है, ये हाइट ऑफ सेकंड इमेज है, तो अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखोगे तो हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज डिवाइडेड बाय एफ ओ आ जाएगा। और ऐसी मैंने बीटा की वैल्यू निकाली तो वही सेम हाइट एच वन अपॉन यू ई आ जाएगा, अल्फा बीटा दोनों। तो ये अनएडेड आई का विजुअल एंगल है, वो एडेड आई का है। दोनों का जो रेशियो है आपको बता देगा। मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू एच वन बाई यू ई, अल्फा की वैल्यू एच वन बाई एफ ओ। और जिससे ये सॉल्व करोगे मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ ओ बाय यू ई, एंड दिस इज एंड लेंथ सेपरेशन की बात करें, कितना लेंथ सेपरेशन है इस केस में, तो लेंथ सेपरेशन कितना होगा, एफ, ये पूरा लेंथ सेपरेशन है एफ ओ प्लस यू। क्लियरली देख सकते हो लेंथ सेपरेशन एफ ओ बाय यू ई, तो एफ ओ प्लस यू ई, ये आपका लेंथ सेपरेशन हो गया, एफ ओ प्लस यू ई। इसमें भी फिर वही कहानी रिपीट होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसको भी अगर उसी तरह से कर रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिट, इस केस में आपकी आईज में स्ट्रेन ऑन आईज इज मिनिमम। ठीक है, दूसरा इसमें u की वैल्यू या यू ई की वैल्यू मैक्सिमम होता है, जो कि हम किसके बराबर रख सकते हैं, एफ ई की वैल्यू की। ठीक है, इस केस की वजह से इसमें m इनफाइनाइट जो होगा कितना होगा, एफ ओ बाई यू ई होता है, अब वो कितना हो गया, एफ ओ बाई एफ ई। और एल इंफिनिटी सिंपल एफ ओ प्लस यू ई होता है, तो वो एफ ओ प्लस अब कितना हो गया, एफ ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूज्ड फॉर्मूला है। अगर कोई भी सवाल, अगर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है तो इस फॉर्मूले पे। और इसी को जैसे मैंने बताया नॉर्मल एडजस्टमेंट भी आप बोल सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, और इसके बाद अगर हम सेकेंड केस लें, व्हेन फाइनल इमेज एट डी। ठीक है, तो इस केस में स्ट्रेन ऑन आइज स्ट्रेन ऑन आइज इज मैक्सिमम। इस केस में u की मिनिमम वैल्यू लेते हैं, और वो मिनिमम वैल्यू आपने जैसे निकाला था डी एफ ई अपॉन एफ ई, इसका डेरिवेशन आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख सकते हो। और इस केस में मैग्निफिकेशन जो आएगा, जिसको हम एम डी भी बुलाते हैं ना, एम डी, तो वो कितना आ जाएगा, एफ ओ डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलो इसको
अभी रेसिप्रोकल ले लेते हैं और डी प्लस एफ ई बाय एफ ई और डिवाइड किया तो ये फाइनल आंसर 1 प्लस, तो एफ ई मैंने बाहर ले लिया, डी अंदर ले लिया, 1 प्लस एफ ई बाय डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन में यूज होता है क्योंकि जनरली हम टेलीस्कोप को इस कंडीशन में यूज नहीं करते हैं, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये लिख सकते हो। और आपको पता है कि लेंस सेपरेशन जो है एल डी, वो कितना हो जाएगा, एफ नॉट एफ ओ प्लस दिस वैल्यू डी एफ ई अपॉन। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इवन इफ ये फॉर्मूला दिमाग से भूल भी गए ना तो आप विद इन 1 मिनट डिराइव कर लोगे। इसमें ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं। अगर रट के जाओगे फॉर्मूला तो ठीक है, तुम्हारा लक अच्छा हुआ है, तुम्हें फॉर्मूला याद आ गया, तुम्हारा सवाल भी सॉल्व हो गया, दैट इज अ गुड थिंग। बट वर्स्ट केस सिनेरियो, फॉर्मूला कंफ्यूज हो रहा है या भूल गए हो, तो अगर तुम्हें मेथड याद है कि कैसे ये फॉर्मूलाज बनाए हमने, तो आप ज़्यादा 1 मिनट लगेगा आपको कंफर्म करने में उस फॉर्मूला को कि हाँ ये सही फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे इंस्ट्रूमेंट, जो 3 इंस्ट्रूमेंट थे उसके बारे में सारे जो की पॉइंट्स हैं हमने समझे। इसके अलावा अगर हम जो बात करें अब इसमें, आप नोटिस करोगे टेलीस्कोप वाले डायग्राम में, टेलीस्कोप वाले डायग्राम में जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है, एंड दैट इज वाई इसको हम नॉर्मल चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मल अर्थ पे कोई चीज दूर की देखनी हो तो हम ये टेलीस्कोप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इमेज उल्टा आएगी। मान लो दूर की कोई बिल्डिंग है तुम्हें देखनी है और बिल्डिंग उल्टा दिख रही है, शिप दिखना है तो उल्टा दिख रहा है, तो ये टेलीस्कोप हम यूज नहीं करते फॉर डे टू डे लाइफ वर्किंग। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। क्या एस्ट्रोनॉमिकल में दिक्कत नहीं, उल्टा नहीं है। एक गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी ऐसे दिख रही है, अब इसका उल्टा इमेज तो यही होगा। तो हमें गैलेक्सी प्लैनेट्स को उल्टा दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें डे टू डे लाइफ में अगर ये यूज करते हो तो हमें कुछ और टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाते हैं, उसमें आई थिंक एक और लेंस यूज करते हैं इस फाइनल इमेज को सीधा करने के लिए। तो हम कुछ तरीका ले सकते हैं जिसमें ये जो फाइनल इमेज है अगर मैं इसको सीधा कर दूं यूजिंग अनदर लेंस तो हमारा काम बन जाएगा, और उस चीज को फिर टेरेस्ट्रियल, आप बोल दोगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है और वो डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है, तो हम वो यूज कर सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम है क्रोमेटिक एब्रेशन का, आपने पढ़ा होगा, एक क्रोमेटिक एब्रेशन डिफेक्ट होता है जिससे जब व्हाइट लाइट पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है कलर्स में, और जब वो स्प्लिट होती है तो ऑब्वियसली वो इमेज की जो क्लैरिटी है उसको रिड्यूस कर देती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लेंस में ये चीज अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, हम क्या यूज करते हैं, वी यूज समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये भी एस्ट्रोनॉमी में ही यूज होता है। इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे लेंस की जगह हम क्या यूज करते हैं, मिरर्स यूज करते हैं, क्योंकि मिरर में व्हाइट लाइट के स्प्लिट होने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो और ये टेलीस्कोप एक्चुअली सस्ते भी बनते हैं, मतलब इनको मैन्युफैक्चर करना भी सस्ता है, इनको मैनेज करना भी सस्ता है एज कम्पेयर टू एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो हमने पहले देखा। तो इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा ट्यूब होता है, ट्यूब के पीछे इस तरह से कॉनकेव लेंस लगाते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस। फिर जो जिसका काम होता है, जो लाइट आ रही है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है उसको फोकस करना, तो जो पैरेलल लाइट आती है उसको फोकस कर देता है किस पे, सेंटर पे से कन्वर्ज कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, एक और मिरर यूज करते हैं यहां पर, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ओपनिंग बनाया होता है, बहुत छोटा सा ओपनिंग होता है, जिससे ये लाइट दूसरे सेकेंडरी मिरर पे फॉल करके, है ना, आई पीस में चली जाती है। तो यहाँ पर आई पीस लगा होता है, या आईज होती है, ऑब्जर्वर की आंखें होती है, जो उसकी आंखों में चले जाता है और उसको वो स्टार प्लैनेट जो भी है वो दिख जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम मिरर्स यूज कर रहे हैं, 2 मिरर यूज करते हैं, एक प्राइमरी मिरर ये, सेकेंडरी मिरर ये, तो इसकी वजह से वो क्रोमेटिक एब्रेशन वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, क्योंकि इसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट नहीं होती है, और इसकी वजह से इसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो लेंस में प्रॉब्लम थी।
और ये जो टेलीस्कोप है ये कॉस्टली भी कम होता है, इसमें कम कॉस्ट लगता है इसको बनाने में। तो इसलिए इस टेलीस्कोप को कई जगह यूज किया जाता है। इंडिया में भी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो मोस्टली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही है, लेकिन लेंसेस को बनाने में बहुत ज़्यादा मनी और कॉस्ट आता है। जो स्पेस में आई थिंक हबल टेलीस्कोप भी आई गेस रिफ्लेक्टिंग ही है, मुझे जहाँ तक याद है, एक बार उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का बेनिफिट है। ज़्यादा डिटेल नहीं है अभी इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, तो हम सिर्फ बेसिक एक पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ लेंगे, उतना काफ़ी होगा हमारे जे नीट एग्जाम के लिए। चलो, आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, ताकि आपको रटनी ना पड़े। अगर आप याद रखते हो तो याद रखना और बेटर हो जाता है। अगर वो चीजें आपको समझ में आती है तो सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो, और बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल जो है आप बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी आउटपुट दे पाए, जिससे आप अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आते हैं वो अच्छे से आप बिना डर के अप्रोच कर पाओ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन दिस वीडियो।